Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching integration past paper MCQs video lecture. तो मेरा बेटा इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है इसके ऊपर एक लास्ट ही वीडियो होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिफरेंट पास्ट पेपर बेस क्वेश्चंस को समझेंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे गए। मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस मौजूद हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर आए, और हो सकता है आप में से किसी ने अगर पुराने लेक्चर नहीं लिए हुए या अगर लिए हुए हैं तो इन कॉन्सेप्ट में हो सकता है कोई फंस रहा हो, कोई मसला कर रहा हो, कोई पैनिक कर रहा हो। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं ये क्वेश्चन बहुत इजीली इंशाल्लाह समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर मूव करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पास पेपर के अंदर आया, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको लिमिट्स गिवन है कि आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर आपकी लिमिट्स है 0 और π/2 और इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है x इंटू साइन एक्स के ऊपर। तो मेरा बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? भाई सिंपल सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। सर आपको कैसे पता चला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है? क्योंकि मेरा बेटा दो पर्टिकुलर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये ऐसे दो फंक्शंस के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है जो कि ना सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बल्कि उनके ऊपर तमाम दूसरे फंक्शंस फेल हो जाएंगे। यानी कि इस फंक्शन के ऊपर आप पावर फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, आप इस फंक्शन के ऊपर डिवीजन फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो बादल नौखास्ता होते हुए बेटा हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ऑब्वियसली सी बात है मेरा बच्चा, हमें जाना पड़ेगा बाय पार्ट्स के ऊपर। अब बाय पार्ट्स का चाहो तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नहीं तो मेरी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर दो। मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक बहुत मुनासिब सी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि भाई आप सबसे पहले फिगर आउट करो कि आपकी u वाली टर्म्स कौन सी है और b वाली टर्म्स कौन सी है। आपके पास यहाँ पे u वाली टर्म कौन सी आ रही है? भाई x वाली जो टर्म होगी वो u वाली टर्म होगी, है ना भाई। और v वाली टर्म कौन सी होगी? जो साइन x है ये आपकी v वाली टर्म है। सही है मेरा बच्चा। उसके बाद आपने सिंपल इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव लेना होता था। अगर आप याद करें तो मेरा बेटा बाय पार्ट्स के टॉपिक के अंदर मैंने आपको अलजबरा, बाय पार्ट्स के टॉपिक के अंदर मैंने आपको अलजबरा और साइन कॉस अगर कभी भी आ जाए एक साथ तो उनकी एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई हुई है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? कि भाई u वाली टर्म्स को x लोगे, b वाली टर्म्स को साइन x लोगे। हमेशा अलजेब्रिक वाली टर्म u होती है और साइन या कॉस वाली टर्म v होगी। अब u वाली टर्म का आपने डेरिवेटिव लेना होता है, तो x का डेरिवेटिव लूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा 1, और एक और दफा डेरिवेटिव लूंगा 1 का तो क्या आ जाएगा 0, और इतने ही दफा हमने v वाली टर्म का इंटीग्रेशन लेना है। तो साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है मेरा बेटा? साइन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का cos x। साइन का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है? नेगेटिव का cos x। और फिर नेगेटिव के cos की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी मेरा बेटा? नेगेटिव का sin x हो जाएगी। सही है। फिर मैंने आपको बताया था इस तरीके से लाइनें ड्रॉ करनी है आपने। सही है ना मेरा बच्चा। ऊपर आ जाएगा प्लस का सिंबल, इधर आ जाएगा माइनस का सिंबल। तो आप किस तरीके से आंसर लिखोगे? आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन का? ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, सिंबल्स को चेक करिएगा मेरा बेटा, ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो पहली वैल्यू क्या आ गई? एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर देखिएगा माइनस माइनस क्या होता है मेरा बेटा? प्लस का सिंबल होता है, और 1 इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। तो अभी जो आपके पास ये आंसर आया, ये आंसर आपके पास इस कंप्लीट टर्म की इंटीग्रेशन का आ गया। यानी कि आपने जब इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करोगे या मेरी शॉर्ट ट्रिक पे सॉल्व कर लो, दोनों सूरतों में आपके पास यही आंसर आ रहा होगा। जब आप इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दोगे, जब आप इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दोगे बाय पार्ट्स के क्वेश्चन में, चूंकि मल्टीपल इंटीग्रल्स होते हैं तो इसीलिए हमेशा जब कंप्लीट इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाती है उसके बाद फाइनली लिमिट्स को आप अप्लाई करते हो, है ना भाई। तो अब आपने कंप्लीट इंटीग्रेशन के बाद लिमिट्स को अप्लाई करना है। क्लियर है मेरा बच्चा? हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि सर आपने कहा था बाय पार्ट्स के अंदर आप साथ साथ भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, मगर मेरा बेटा मैं आपको एक आसान मेथड बताना चाहूंगा कि आप कभी भी
अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दो, इधर आप बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन को अप्लाई करो, यानी कि u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करके, या फिर शॉर्ट ट्रिक के ऊपर जो मैंने आपको पहले शॉर्ट ट्रिक सिखाई हुई है, इस शॉर्ट ट्रिक पे अप्लाई करो। आपने आंसर लाना है पहले इंटीग्रेशन वाली टर्म का, लिमिट्स को फिलहाल आप भूल जाओ, और जब आपका फाइनली आंसर आ जाए इंटीग्रेशन का, उसके बाद लिमिट्स आप कंप्लीट होल टर्म, जो भी आपका आंसर आए, जो भी आपकी टर्म आंसर आए, उसके होल टर्म को आपने उसको ब्रैकेट में लेना और बाहर लिमिट्स पूरी टर्म के ऊपर अप्लाई होती हैं। क्लियर है मेरा बच्चा यहाँ तक की बात? अब हम फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करने पे चले जाएंगे। तो कैसे लिमिट्स अप्लाई करेंगे? देखो पाई बाय 2 और 0 है, तो x की जगह पे यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगा, और cos के यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 आ जाएगा। सही है। लिमिट्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एक दफा कंप्लीट टर्म के अंदर अपर लिमिट की वैल्यू आएगी, माइनस का साइन आएगा, फिर कंप्लीट टर्म में लोअर लिमिट की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अभी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, तो एक दफा कंप्लीट टर्म के ऊपर हमने अपर लिमिट डाल दी, यानी कि जहां 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 फंक्शन आ रहे हैं वहां पे हर जगह पे हम लोगों ने अभी अपर लिमिट की वैल्यू डाल दी। अब जहां जहां फंक्शन आएगा वहां पे लोअर लिमिट डालेंगे नेगेटिव के साइन के बाद, तो क्या बन जाएगा? x इंटू 0, आगे क्या हो जाएगा? cos 0, आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा? sin 0। सही है भाई। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस का माइनस एज इट इज, पाई बाय 2 का पाई बाय 2 एज इट इज, cos पाई बाय 2 यानी कि cos 90 किसके बराबर होता है मेरा बच्चा? cos 90 और sin 0 एक ही टर्म होती है, तो cos 90 क्या होता है हमारे पास? सिंपल तरीके से cos 90 इज बेसिकली 0। आगे आ रहा है आपके पास sin 90, sin 90 किसके बराबर होता है? sin पाई बाय 2 का मतलब क्या? 180 बाय 2 sin 90, sin 90 इज बेसिकली 1। मैंने आप लोगों को बेसिक ये फॉर्मुलास बताए हुए हैं, आपको मैंने बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक की ट्रिक्स बताई हुई है। मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर भी जो आपकी क्लासेस में डिलीवर करता हूं, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक शॉर्ट फॉर्मूले के ऊपर, एक शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक तमाम रेशियोज सिखा देता हूं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हुए तो काइंडली स्टार्टिंग के लेक्चर्स लाजमी देखिएगा, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ बेटा, वहां पे प्लेलिस्ट होगी की पॉइंट्स की या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के नाम से, वहां पे ही मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक की शॉर्ट ट्रिक सिखाई हुई है, वहां से कवर कर लो। सही है भाई। आगे माइनस का माइनस एज इट इज, नेगेटिव 0, ये 0 पूरी की पूरी टर्म को 0 कर देगा, ये 0 हो गया। साइन 0 भी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो भाई 0 इंटू पाई बाय 2 0 हो गया, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 होगा। मेरा बेटा ये क्वेश्चन नस साइड से लिया गया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप चुटकी बजा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा? तो आप चाहो तो बाय पार्ट्स, अगर आप चाहो तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लो, बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर लिमिट्स को आपने साथ साथ नहीं लेना, आप डायरेक्टली बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालोगे, और फिर जो भी कंप्लीट टर्म आपकी आंसर आ रही होगी उसके ऊपर लास्ट में एक दफा, बस एक दफा फाइनली आप लिमिट ले लोगे, ताकि आपके लिए हेडेक ना बने, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इजीली सॉल्व हो जाएगा। आंसर आ गया भाई, बताओ क्या मसले की बात है? बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई ऐसे क्वेश्चंस को तो हमारे मुल्क में। क्लियर है मेरा बच्चा? किसी भी बच्चे को कोई मसला यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ? अच्छा तो बेटा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, क्वेश्चन नस साइड पे आ चुका है, जीआईकेआई साइड पे आ चुका है, एनईडी साइड के ऊपर आ चुका है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। बच्चे फजूल के अंदर इस क्वेश्चन से खफा हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन, लिमिट्स गिवन है। भाई पता नहीं बच्चे एक तो लिमिट्स को देख के इतना परेशान क्यों होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर में, तभी मैंने सबसे ज्यादा कोशिश ये करी कि लिमिट्स वाले क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करवाऊं, ताकि वो बच्चे जो लिमिट से खौफ ज्यादा है, खुदारा लिमिट से खौफ ज्यादा नहीं रहना। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन, लिमिट्स आ रही है 5 और 1, dx डिवाइडेड बाय 2x माइनस का 1, ये क्वेश्चन आ रहा है। कहता है ये बराबर है किसके? ln k के। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी? अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? अभी आपको ये साफ दिख रहा है कि इक्वल टू के इस तरफ आपको इंटीग्रेशन बेस वैल्यू गिवन है, और इस तरफ ln k गिवन है, और आपसे k की वैल्यू मांगी हुई है। खुदारा फिलहाल के लिए आप इस इक्वल टू के इस तरफ वाली साइड को भूल जाओ, अभी आप फिलहाल इस साइड पे फोकस करो इंटीग्रेशन लेने के ऊपर। अच्छा, और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन देख रहे हो तो 5 और 1 को भी भूल जाओ, लिमिट से बेटा, लिमिट्स हमेशा इंटीग्रेशन अप्लाई होने के बाद यूज होती हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी गौर से देखो तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन बेसिकली इस फंक्शन पे अप्लाई हो रही है ना भाई? यानी कि इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है? इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस के 1 के ऊपर। आप गौर से देखो इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है? इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 के ऊपर। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर अगर मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो पावर फॉर्मूला तो बेटा फेल हो जाएगा। पावर फॉर्मूला इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि नीचे होल टर्म की पावर 1 है, तो नीचे से ऊपर जाके शिफ्ट करेंगे तो पावर -1 हो जाएगी, इसलिए पावर फॉर्मूला तो बेटा फेल हो गया। जब पावर फॉर्मूला फेल हो गया तो हम यहाँ पे एक छोटा सा काम चेक कर लेते हैं, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है? मुझे साफ दिख रहा है बन सकता है। नीचे वाली टर्म क्या आ रही है? नीचे वाली टर्म है 2x माइनस का 1, तो मेरा बेटा 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 होगा। तो ऊपर 2 अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आए तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले ऊपर 2 ले आते हैं, तो लिमिट्स एज इट इज की एज इट इज, ऊपर भी 2 लेकर आ गए,
इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया 2x माइनस का 1 इक्वल टू के बाद ये ln k का ln k एज इट इज। अच्छा भाई देखो हमने नीचे वाली टर्म का ऊपर क्या कंप्लीट करवा लिया डेरिवेटिव। तो मैथ्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, नीचे वाली टर्म का जब ऊपर डेरिवेटिव आ जाए, नीचे वाली टर्म का अगर ऊपर क्या आ जाए, ऊपर डेरिवेटिव आ जाए, तो भाई मैथ्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे, ln लिखोगे और जो भी नीचे वाला फंक्शन होगा वो इस ln का फंक्शन बन जाएगा। ये सारी बातें मेरा बच्चा मैंने आपको पढ़ाई हुई है ना भाई। तो आपकी जब आपने इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया तो आपकी लिमिट्स जो होंगी ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। भाई ये सारी बातें मैंने लिमिट्स की आपको साथ साथ बताई हुई है। जब आपने इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया तो अब जो आपकी लिमिट्स होंगी किस पे अप्लाई हो जाएंगी, ये आपके ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी और इक्वल टू के इस तरफ ln k का ln k एज इट इज। अच्छा मेरा बच्चा हाफ का हाफ देखो एज इट इज। अब लिमिट्स को अप्लाई करवाने पे जाते हैं। लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक दफा इस पूरे के पूरे फंक्शन में अपर लिमिट डाल दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस का 1 माइनस का सिंबल और एक दफा पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी तो 2 इंटू 1 माइनस का 1। अच्छा भाई इक्वल टू के बाद ln k का ln k एज इट इज। तो मेरा बच्चा है क्या बन गया, हाफ का हाफ एज इट इज, ln का ln एज इट इज। 5 2 10 और 10 में से एक निकाल दो तो क्या आ जाएगा ln 9 माइनस का सिंबल। अच्छा भाई आपको अगर यहाँ पे आगे देखो तो आगे क्या आ रहा है 2 1 2 और 1। तो सही है ना भाई, आगे क्या आ रहा है आपके पास 2 1 2 माइनस का 1। तो आगे ब्रैकेट में क्या आ गया, सिंपल ln का 1 आ गया। क्लियर है। इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है आपके पास ln k बच रहा है। इक्वल टू के बाद क्या है ln k। अच्छा देखो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा ln k से सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके ln k से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक काम तो ये कर सकते हैं हम लोग। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आपको ये बात मालूम है तो ln 9 का ln 9 एज इट इज और ln 1 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, ln 1 बराबर होता है 0 के। ln 1 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, ln 1 बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पे क्या बचा ln 9। सही है, ln 9 इज इक्वल टू 2 ln k। अब देखो भाई मुझे मालूम है कि 9 किसके बराबर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 की जगह पे क्या आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया। और हमारे पास मेरा बेटा ये प्रॉपर्टी होती है ln की। हमें मालूम है कि ln की एक प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई कभी भी आपके पास किसी भी टर्म के ऊपर कोई पावर आ रही है और उससे पहले ln आ जाए तो भाई उस पावर को आप पहले लिख देते हो और ln नीचे वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाता है। सही है मेरा बेटा, तो एक बेसिक सी छोटी सी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस करें यानी कि कभी भी पावर पहले आ जाए उसको हम ऊपर शिफ्ट करवा दें टर्म के, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से यानी कि 2 जो है पावर है पहले आ रही है या कांस्टेंट टर्म है पहले आ रही है तो मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूँ ln k स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखिए जरा आमने सामने, इक्वल टू के आमने सामने हमारी दोनों टर्म्स क्या हो गई हैं, सिमिलर हो चुकी हैं। दोनों टर्म्स एक दूसरे के बराबर आ चुकी हैं। तो जब दोनों टर्म्स एक दूसरे के बराबर आ चुकी हैं तो हमारे पास सिंपल तरीके से हम आपस में इनको कंपेयर करवाएं तो मेरे पास यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 3 के बराबर आ जाएगी। क्योंकि भाई देखो ln से ln कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर स्क्वायर ही बराबर आ रहा है। सिंपल तरीके से आपके पास k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आ गया तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 3 के बराबर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या था, k की वैल्यू यानी कि जो हमें फाइंड करनी थी वो क्या आ जाएगी आपके पास 3 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। बेटा एक क्वेश्चन जीआईके साइड पे भी आ चुका है, नस साइड पे भी आ चुका है, एनईटी साइड पे भी आ चुका है, आईबीएस सीएस साइड पे भी पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नस साइड पे पूछा जा चुका है, फास्ट साइड पे पूछा जा चुका है, एनईडी साइड पे पूछा जा चुका है और इससे आसान थोड़ा क्वेश्चन आईबीएस सीएस साइड पे भी आ चुका है। तो मेरा बच्चा इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से इसको फिगर आउट कर लीजिए। भाई बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने भी आपको करवाया हुआ है अपने रिसेंट लेक्चर्स के अंदर और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत इजीली बताया हुआ भी है। भाई देखो सबसे पहले आप अगर अपने क्वेश्चन को फिगर आउट करो तो आपको क्वेश्चन में आपको लिमिट्स गिवन है पाई बाय 2 और 0 की। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स और आगे आ रहा है अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा भाई अब बच्चा जो होता है ना देख के परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन। अबे अल्लाह के वास्ते जरा और करो, क्या तुम्हें नहीं मालूम साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। आप बोलेंगे सर मालूम है, 1 माइनस के हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अगर कभी भी आपके पास लिखा हुआ आ जाए रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, तो मेरा बेटा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है बराबर होगा साइन स्क्वायर एक्स के, है ना भाई। और डीएक्स का डीएक्स एज इट इज। तो इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा
साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब याद करो, आपको मैंने रिसेंट लेक्चर्स के अंदर ये वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं करवाए? बिल्कुल करवाए हैं, सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज लिमिट आ रही है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। सर कैसे? मेरा बेटा साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा सर? ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। और अभी जरा गौर से अपना दिमाग को खंगालिएगा और जरा सोच के बताओ कि मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस नहीं करवाए? कभी भी इंटीग्रेशन साइन या कॉस के होल स्क्वायर के ऊपर आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको फिगर आउट करना है? क्या मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया? बिल्कुल बताया भाई, कि भाई आपको मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी इनफैक्ट बताई हुई है कि इंटीग्रेशन कभी भी साइन या कॉस के होल स्क्वायर पे आ जाए तो शॉर्ट ट्रिक क्या आपसे कहती है? शॉर्ट ट्रिक आपसे कहती है क्या करोगे मेरा बेटा? सिंपल तरीके से एक दफा लिखोगे 1/2 का 1/2, एक्स का एक्स आएगा। अगर साइन का क्वेश्चन है तो क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आएगा। फिर हाफ का हाफ लिखोगे। जो भी तुम्हारा एंगल है यहाँ पे तुम्हारा एंगल क्या है? एक्स है, तो एक्स को यानी कि 1 है। एक्स के साथ कोई भी चीज टर्म नहीं है तो उसका मतलब 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। और ऊपर सिंपल तरीके से क्या लिखोगे? साइन को लिखोगे। और जो भी तुम्हारा यहाँ पे नंबर आया है वो ऊपर एक्स के साथ लिख दिया जाएगा। तो भाई ये वाले क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवाए में मेरा बेटा। सिंपल तरीके से क्या हो गया? 2x से 2x हो गया। अब फाइनली ये आपका आंसर आ गया। तो अब आपके पास जो लिमिट्स आ रही हैं वो ब्रैकेट के बाहर लिख दो ताकि हम लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। तो भाई क्या काम किया, जल्दी से सुन लीजिए। इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, ये साइन एक्स इंटू रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स वाला। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? आपने सिंपल तरीके से 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करवा लेना है। क्या हो जाएगा? ये साइन एक्स के बराबर आ जाएगा। फिर साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं बेटा? लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर नहीं देखा तो जाके काइंडली उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया हुआ मैंने। लास्ट वीडियो लेक्चर को देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री वाली। इसके अंदर मैंने कहा कि पास्ट पेपर बेस्ड ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उसमें मैंने साइन स्क्वायर एक्स वाले क्वेश्चन करवाए भी हैं। उसमें मैंने आपको इसका ओरिजिनल मेथड भी बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? हाफ का हाफ लिखोगे, एक्स का एक्स लिखोगे, नेगेटिव का साइन लगाओगे, 1/2 लिखोगे, जो भी तुम्हारा एंगल आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, और ऊपर एक बार फिर साइन का साइन आ जाएगा, और जो नीचे एंगल लिखा वो एक्स साथ आ जाएगा, है ना भाई? अब लिमिट्स डाल दो यहाँ पे। अब लिमिट्स डाल दोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। क्या करोगे? लिमिट्स को अप्लाई करवाना है। खाली लिमिट्स की वजह से बच्चा परेशान हो गया कि भाई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। एक बार करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? हाफ का हाफ एज इट इज। अपर लिमिट क्या आ रही है? π/2, सही है ना? आगे क्या हो गया? माइनस का, सही है, माइनस का हाफ इंटू 2, यानी कि नीचे तो यहाँ पे बन जाएगा 4, बन गया 1/4। और साइन का साइन एज इट इज, सही है ना मेरा बच्चा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू π/2। ओके, तो हमने अपर लिमिट डाल दी। एक दफा अब इस पूरे फंक्शन के अंदर नेगेटिव के साइन के बाद लोअर लिमिट की वैल्यू आएगी, तो क्या आ जाएगा? हाफ का हाफ, लोअर लिमिट चूंकि 0 तो 0 आ जाएगा, जहां जहां एक्स आ रहा है। तो क्या बन जाएगा नीचे? 1/4 का 1/4, और सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 इंटू 0। अपर लिमिट भी डाल दी, लोअर लिमिट भी डाल दी। मेरा बेटा यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? ये ऊपर तो हो जाएगा π/4। तो आंसर लिखने पे देखो कैसे करेंगे, π/2 इंटू 2 क्या हो गया? π/4 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और हमें बात मालूम है कि साइन 180, भाई साइन 180 जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही साइन 180 की वैल्यू होती है। तो साइन 180 किसके बराबर होता है मेरा बेटा? 0 के बराबर होता है। साइन 180 किसके बराबर होता है? 0 के। मेरा बेटा ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मुलाज, मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ाए हुए हैं, सही है ना भाई? तो ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सारे के सारे डिलीवर किए हुए हैं, काइंडली उसको बैठ के देखें। अगर नहीं आपको मिल रहे तो काइंडली ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को आपको मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हो। अदरवाइज अगर आप फिजिकल मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको क्लास को ऑब्वियसली इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर कवर करवा रहा हूँ। तो पॉइंट इज दैट कि 2 से 2 आपने कैंसिल आउट कर दिया तो साइन पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 0 आ जाएगी। अच्छा भाई, अब देखिए आगे, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव का नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 क्या हो गया? 0 हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया मेरा बेटा? माइनस का माइनस एज इट इज। और आगे क्या हो जाएगा? ये हो गया साइन 2 इंटू 0 साइन 0। साइन 0 0 के बराबर होते तो ये वाली पूरी टर्म भी खत्म हो गई भैया। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू भी खत्म हो गई। तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ रहा होगा? π/4 आ रहा होगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा होगा आपके पास? π/4 आ रहा होगा। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात थी? भाई आपने सिंपल लिमिट्स को अप्लाई करना है इंटीग्रेशन अप्लाई करवाने के बाद, और आपके आंसर्स खुद ब खुद बनेंगे भाई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों की तरह खुद ब खुद चीजें फॉर्म होती है। क्लियर है मेरा बेटा? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, भाई ये हमारे मुल्क के नौजवान जो छोटे छोटे नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं ना वो सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। मगर ये क्वेश्चन नस साइड पे भी आया, एनईटी साइड पे भी आया, जीआईकेआई साइड पे भी आया, फास्ट साइड पे भी पूछा गया। आईबीसीएस में इससे आसान क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली वाला क्वेश्चन नहीं था, तो सिंपल साइंस को एक्स वाला क्वेश्चन दे दिया था और लिमिट से बगैर दिया हुआ था। द पॉइंट इज दैट कि भाई ऐसे क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरा बच्चा यहाँ तक की बात? अच्छा तो भाई अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, बच्चे इस क्वेश्चन को देख के भी डर रहे होते हैं। हालांकि इतना बच्चों वाला क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा जा चुका है।
क्या कहता है, कहता है इंटीग्रेशन π/3 π/6 cot स्क्वायर 2x इंटू कोसेक स्क्वायर 2x इंटू dx। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे जहन में कॉन्सेप्ट आता है यार दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, हो सकता है इंटीग्रेशन का कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई हो, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन में कोई डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला नहीं है। शैतान आपको आपका पेपर करते हुए बहकाएगा कि इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अगर शैतान आपको बहकाए तो अपने मुंह पे रख के उससे चमाट खींच के मार लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला नाम की कोई चीज इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से, पावर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। पावर फॉर्मूला क्या कहता है यार, जिस टर्म पे पावर आ रही है उस टर्म की बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। देखो बेस यहाँ पे कॉट स्क्वायर 2x आ रहा है, तो कॉट के ऊपर स्क्वायर है पावर है, तो बेस क्या है कॉट 2x, बेस क्या आ रही है कॉट 2x, तो कॉट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, कॉट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर, नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर, और जो एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज आ जाएगा। और फिर जब एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 बाहर मौजूद होना चाहिए। अगर ये पूरी टर्म बाहर एग्जिस्ट करेगी तो उस सूरत के अंदर हम लोग यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो एग्जामिनर ने हमारे लिए इतनी आसानी करी है कि कोसेक स्क्वायर 2x तो बाहर गिवन है, अगर बाहर क्या नहीं गिवन, नेगेटिव का 2 नहीं गिवन, तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम नेगेटिव 2 को लेकर आ जाएंगे। और लिमिट्स को देख के चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लिमिट्स तो बात की कहानी है भैया, तो लिमिट्स को भी एज इट इज रहने देंगे। पहले हम डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लेंगे, तो कॉट स्क्वायर 2x इंटू नेगेटिव का 2 कोसेक स्क्वायर 2x इंटू dx आ गया हमारे पास। तो हमने सिंपल तरीके से क्या करा, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के हम -2 लेकर आ गए, ताकि हमारे पास बेस का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। अब जब डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दूंगा। इंटीग्रेशन क्या कहता है, फंक्शन जो भी तुम्हारा आ रहा है उसको मासूम से फंक्शन को एक बार एज इट इज लिखो, पावर में करो एक इजाफा ऊपर, उसको एक दफा नीचे भी लिख दो, है ना भाई। तो हमने काम कर दिया, और जो लिमिट्स आ रही है लिमिट्स ब्रैकेट पे अप्लाई हो जाएंगी, तो π/3 और π/6 का π/6, तो 3 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 1/6 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा कॉट 2x, और यहाँ पे क्या आ रहा है सिंपल तरीके से इट इज π/3 एंड π/6। क्लियर है मेरा बच्चा। तो हमने सिंपल तरीके से कांस्टेंट को तो एक साइड पे शिफ्ट कर दिया, होल पावर में, अच्छा यहाँ पे 3 था, 3 लगाना मैं भूल गया था, ऊपर 3 आ गया। अब सिंपल तरीके से आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, अब लिमिट्स को अप्लाई करवा दो। लिमिट्स कैसे अप्लाई होंगी भैया, नेगेटिव का 1/6 एज इट इज। देखो जो भी तुम्हारा फंक्शन आता है उसके ऊपर एक दफा, मैं इसका हाइलाइटर चेंज कर लेता हूँ, एक दफा आप डालोगे अपने ओरिजिनल फंक्शन में अपर लिमिट की वैल्यू, माइनस एक दफा डाल दोगे लोअर लिमिट की वैल्यू। अच्छा भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से cot 2x, और x की जगह पे ऑब्वियसली हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू डालेंगे भाई, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cot π/3, और होल पावर में क्या है 3 का 3, सही है, और माइनस का सिंबल, एक दफा लोअर लिमिट की वैल्यू भी आएगी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot 2 का 2 π/6, और यहाँ पे होल पावर में क्या आ जाएगा 3 का 3। तो हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करवा दिया। अब देखो आपके पास मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कॉट होता क्या है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि कॉट क्या होता है तो ऑब्वियसली आप पैनिक कर जाओगे। भाई कॉट आपके पास होता है 1/टेंजन, है ना भाई, कॉट क्या होता है मेरा बेटा 1/टेंजन। तो आपको ये सोच के फूंक फूंक के कदम रखना है कि कॉट बेसिकली क्या चीज है, कॉट इज बेसिकली 1/टेंजन। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यार π/3 किसके बराबर होता है। तो भाई π/3 को अगर आप नॉर्मली डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है इसको 180/π से मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 106 के ऊपर आता है। तो यानी कि आपके पास π/3 बेसिकली डिग्री में किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। और π/6 डिग्री में किसके बराबर होगा मेरा बेटा, ये होगा 30 डिग्री के। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़ा सा बड़े मजे का बन जाएगा। नेगेटिव का 1/6 का 1/6 एज इट इज, कॉट का कॉट यहाँ पे एज इट इज। देखो 2 इंटू π/3 ओरिजिनली किसके बराबर है 60 डिग्री के, तो 2 इंटू 60 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 2 इंटू 60 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। होल पावर में क्यूब का क्यूब एज इट इज, माइनस का सिंबल एज इट इज, फिर कॉट आगे क्या आ रहा है, ये आ रहा है π/6 के बराबर है 30 के, तो 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, कॉट 60 आ गया, होल पावर में 3 का 3। अब देखो कॉट 120 की वैल्यू और कॉट 60 की वैल्यू कैसे फिगर आउट कर सकते हो। कॉट किसके बराबर है आपके पास, कॉट आपके बराबर होता है 1/टेंजन के, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बन गया 1/टेंजन 120। अगेन ये क्वेश्चन नॉर्मली उन यूनिवर्सिटीज में ज्यादा पूछा जाएगा जहां पे आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, जैसे प्याज हो गई, एनईडी हो गई, कराची यूनिवर्सिटी हो गई, या इस तरीके से और एक आधी यूनिवर्सिटी हो गई
नॉर्मली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बेटा नस साइड पे भी पूछा जा चुका है, तो आपने ये नहीं समझना कि नस साइड पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, या GIKI साइड या यूईटी लाहौर साइड पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो मेरा बेटा ये क्वेश्चन यूईटी लाहौर साइड पे भी आया हुआ है, बट द पॉइंट इज दैट कि आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसको बेसिक वे में सॉल्व करना बगैर कैलकुलेटर के भी आना चाहिए। तो कॉट 60 अगेन क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1/टेंजेंट 60 होल पावर में क्यूब का क्यूब। सही है मेरा बच्चा। अब देखो टेंजेंट 120, तो टेंजेंट 120 हमारे पास किसके बराबर होगा, नेगेटिव के रूट 3 के बराबर होगा। सर ये बात आपको कैसे मालूम, भाई टेंजेंट 60 किसके बराबर होता है, आपके पास टेंजेंट 60 बराबर होता है सिंपल तरीके से रूट 3 के, पॉजिटिव के रूट, टेंजेंट 120 के बराबर होगा आपके पास नेगेटिव के रूट 3 के। तो यहाँ पे नेगेटिव का 1/6 का 1/6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का रूट 3 और होल पावर में क्यूब का क्यूब। आगे क्या है, माइनस का माइनस। और टेंजेंट 60 किसके बराबर होता है भैया, टेंजेंट 60 बराबर होता है पॉजिटिव के रूट 3 के। किसके बराबर होता है, पॉजिटिव के रूट 3 के, ऊपर क्यूब का क्यूब एज इट इज। अब जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, अच्छा ये 1/6 जो आ रहा है ये होल टर्म के बाहर है, ये 1/6 आपके पास जो आ रहा है मेरा बेटा ये होल टर्म के बाहर आ रहा है। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, ये बेसिक न्यूमेरिक मैथ्स आ रही है, इसको आप बेसिक सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। इस क्यूब को दोनों टर्म से शिफ्ट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1/6 का 1/6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय ये जो आपके पास आ जाएगा, जाहिर सी बात है ये क्यूब रूट, ये हो जाएगा आपके पास रूट नेगेटिव के रूट 3 के ऊपर क्यूब आ गया। सही है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय इस कंप्लीट रूट के ऊपर क्यूब आ जाएगा, है ना भाई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास दो टर्म्स बेसिकली ऐसी आ रही है कि नीचे वाली टर्म्स आपकी सिमिलर हो गई हैं। तो आपके पास यहाँ पे अगर एलसीएम ले लूंगा तो मेरा बेटा नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव का 2 ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेने के ऊपर, नेगेटिव का 1/6 एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब रूट। सही है, ये पावर क्यूब बाहर आ रही है और अंडर रूट 3 अंदर आ रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 2 1 2 3 6। तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास आ रहा होगा ये आ रहा होगा 1 डिवाइडेड बाय 3, और ब्रैकेट के अंदर होगा क्यूब और एक बाहर क्यूब ऐसे भी मौजूद होगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होगा। फर्दर आप सिंप्लीफाई करवा लोगे यही आंसर आ रहा होगा, मैंने आपको करके ही बता दिया भी कैसे सिंप्लीफाई करवा लोगे। मैं जल्दी से दो बातें यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ मेरा बेटा। ये क्वेश्चन यूजुअली एनईडी साइड के ऊपर, प्यास साइड के ऊपर या फिर कराची यूनिवर्सिटी वाली साइड के ऊपर आया हुआ है, बट ये क्वेश्चन नस साइड के पास पेपर्स में भी आपको मिलेगा, क्योंकि नस साइड पे ये क्वेश्चन आ चुका है, या यूटी लाहौर साइड पे क्वेश्चन आ चुका है। आपको डिफरेंट मशहूर जमाना इंस्टीट्यूट की किताबों में भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इजीली मिल रहा होगा। तो द पॉइंट इज दैट कि भाई क्वेश्चन को आपने कोई भी मसले वाली चीज नहीं है, आपने बेसिकली इंटीग्रेशन अप्लाई करी, आपको यहां से हो सकता है मसला आना स्टार्ट हुआ हो, सर ये आपने टेंजेंट की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट, तो मैंने अब आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। हो सकता है किसी बच्चे को मसला आ रहा हो, सर ये टेंजेंट 120 कैसे आई इसकी पास वैल्यू। तो मेरा बेटा ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगेन मेरा बेटा मैं आपको एक बात रिकमेंड करूंगा, अगर आप मेरे शागिर्द हो और अभी तक आपने अगर ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स नहीं पढ़े तो खुदारा ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स को लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्री हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथ्स के अंदर। तो अगर आपने खुदारा ट्रिगोनोमेट्री को अभी तक नहीं पढ़ा तो उसके लेक्चर्स को लेना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप मुझसे फिजिकली कहीं पे पढ़ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में मुझसे पढ़ रहे हैं, तो बेटा परेशान नहीं होइएगा, आपको मैं इंशाल्लाह अभी बॉजल ट्रिगोनोमेट्री के टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग सेकंड ईयर टॉपिक्स। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो मेरा बेटा में टाइम को जाया नहीं करना, आपने कोशिश ये करनी है आप 2 कदम अपने टीचर से आगे चलो, यानी कि आप उन लेक्चर्स को पहले कवर करने की कोशिश करनी है जो लेक्चर्स शायद मैं कहीं और कवर करवा चुका हूँ, क्योंकि आपको दूसरे बच्चों के मुकाबले में स्मार्ट बनना है। क्लियर है मेरा बेटा। तो यहाँ पे आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा। सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेट सपोज अगर मुझे टेंजेंट 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 120 को आप ऐसे ब्रेक करोगे आपके पास इजीली वैल्यूज आ सकें। लेट सपोज मेरा बेटा टेंजेंट 120 किसके बराबर होता है, 120 बराबर होता है 90 प्लस के 30 के, ऐसे ही मेरा बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे 120 के एंगल की जगह पे रख दूं 90 प्लस का 30 डिग्री, सही है, कोई मसला किसी को, भाई 120 है ना, टेंजेंट 120 की मुझे वैल्यू चाहिए, तो टेंजेंट 120 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट 120 की वैल्यू बेटा सिंपल तरीके से हमारे पास कैसे आएगी कि हमारे पास हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि भाई अगर मुझे टेंजेंट 120 की वैल्यू चाहिए तो 120 को ब्रेक कर देंगे एंगल्स को 90 प्लस 30 के ऊपर। और फिर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत जगहों पे पढ़ा चुका हूं कि आपके पास यहाँ पे एंगल आ रहा है 90 प्लस 20 का। देखो आपका फर्स्ट एंगल कौन सा है, आपका फर्स्ट एंगल आ रहा है वर्टिकल लाइन से। ये सारी बातें मैंने ट्रिगोनोमेट्री में बताई हुई है, जब मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा मैं ये बात तभी आपसे डिस्कस करूंगा। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ये बात में मसला हो रहा है तो ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स को जाकर जरूर लीजिएगा, इकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट से, वहां से आपको इजीली बात समझ में आ जाएगी। बहरहाल मैं यहाँ पे भी आपको बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे
लेट्स सपोज आपको टेंजेंट 120 की वैल्यू निकालनी है, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया एंगल 90 + 30 के अंदर। तो पहले एंगल को देखो, पहला एंगल क्या आ रहा है 90। तो अगर तो आपका फर्स्ट एंगल वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन से है, यानी कि अगर फर्स्ट एंगल आपका वर्टिकल लाइन से आ रहा है, वर्टिकल लाइन यानी कि आपका रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन का है, तो आंसर के अंदर आपका एक फंक्शन चेंज हो जाता है। फंक्शन टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से टेंजेंट विल बिकम कॉट और कॉट विल बिकम टेंजेंट। तो ये ना टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कॉट के अंदर। ओके मेरा बेटा, तो टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट के अंदर, क्योंकि हमारा फर्स्ट या रेफरेंस एंगल किस में आ रहा है, कॉट में। हमारा रेफरेंस एंगल आ रहा है वर्टिकल लाइन से, तो हमारा रेफरेंस एंगल चूंकि वर्टिकल लाइन से है, तो हमारा जो ये वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था कन्वर्ट हो जाएगा आंसर के अंदर कॉट के ऊपर। अब देखिए, अब जो भी यहाँ पे एंगल होगा, जो भी मेरा सेकंड एंगल होगा, वो बेसिकली इस आंसर वाले एंगल के साथ आ जाएगा, जो भी मेरा सेकंड एंगल होगा। अब वो आ रहा है cot 30। अब जरा बात को समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलियन डॉलर्स की है। अब देखो, ये नेगेटिव का cot 30 होगा या पॉजिटिव का cot 30 होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इस पर्टिकुलर एंगल से। ये क्या कह रहा है, एंगल कह रहा है 90 + 30। जाहिर सी बात है 90 + 30 का जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हमें बात मालूम है ऑल सिली टॉम कैट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में खाली कॉस पॉजिटिव होता है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का cot 30 आया। और cot 30 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, cot 30 बेसिकली बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30 के, है ना भाई। cot बेसिकली इज 1 बाय टेंजेंट, तो cot किसके बराबर होगा, 1 बाय टेंजेंट 30 के। और मुझे मालूम है, मैंने बेसिक 5 प्रिंसिपल एंगल सबको सिखाए हुए हैं खुदारा, चाहे वो कोई भी बच्चा हो और मुझसे शागिर्द है, तो भाई मैंने आपको नस की क्लासेस के अंदर, यूटी लॉर की क्लासेस के अंदर, एनईडी की क्लासेस के अंदर आपको 5 प्रिंसिपल एंगल्स हमेशा सिखाए। तो टेंजेंट 30 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरा बेटा 1 डिवाइडेड बाय √3 के, है ना भाई। तो सबसे नीचे वाले टर्म पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव का √3। तो आपके पास इसीलिए टेंजेंट 120 की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव का √3। तो मैंने जो डायरेक्टली वैल्यू लिखी थी बेटा वैसे लिखी थी। तो अगेन आपको हो सकता है बात थोड़ी सी बड़ी लगे, बड़ी बात बहुत ही आसान सी है, बहुत ही बच्चों वाली बात है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के मेरे प्लेलिस्ट के ऊपर जाइएगा, ईकेट मैथ्स की, वहां पे दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा जिसके अंदर मैंने इसके बेतहाशा क्वेश्चंस करवाए हैं। काइंडली उस लेक्चर को देख लीजिएगा। उस लेक्चर से फायदा ये होगा कि भाई आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, आप किसी भी एंगल की वैल्यू को आप इजीली फाइंड कर सकते हो ट्रिगोनोमेट्री इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। क्लियर है मेरा बच्चा, आई होप अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो भाई सबसे आसान लेवल से बात का आगाज करते हैं। लेट सपोज अगर आपसे कह दिया जाए कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, जीरो के ऊपर, तो भाई जीरो की इंटीग्रेशन क्या होगी। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जीरो की इंटीग्रेशन क्या होगी। मेरा बेटा देखो, जीरो एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म पहले आ जाएगी, सही है ना, और इंटीग्रेशन सिंपली डीएक्स पे अप्लाई हो गई। ये क्वेश्चन बाय द वे नस साइड पे पूछा गया था। तो जीरो चूंकि कांस्टेंट टर्म में पहले आ गई, इंटीग्रेशन डीएक्स पे अप्लाई हो गई, तो डीएक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। मैंने आपको आपसे हमेशा क्या कहा है, कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही होती है, वेरिएबल आ जाता है प्लस के सी के साथ। तो 0 × x तो खत्म हो गया, तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा मेरा बेटा, सी होगा। क्या कहा मैंने, हमारे पास सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपली सी आ रहा होगा। यानी कि इंटीग्रेशन 0 पे अप्लाई होगी तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली सी इसका आंसर होगा। इसी तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और बहुत सारे इनफैक्ट जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं नस्ट के अंदर, फास्ट में, एनईडी के अंदर, वो मैं आपको साथ साथ बाय द वे वैसे ही करवा चुका हूँ। बहरहाल मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हमारे पास एक और बड़ा अच्छा एमसीक्यूज आ रहा है, और वो एमसीक्यूज एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है। बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज हुए थे जिस जमाने में वो फास्ट के अंदर और जीआईकेआई और यूईटी में पूछा गया था, उस जमाने में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं। तो ये एमसीक्यूज कहता है कि भाई बताओ, which of the following function has the same derivative and integral। क्वेश्चन अपने पास लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है। कहता है which of the following function has the same derivative and integration। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है लीनियर फंक्शन, पहला आपको ऑप्शन क्या दे रहा है, लीनियर फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी आपको देता है रेडिकल फंक्शन, ओके। अगला ऑप्शन क्या दे रहा है, रेडिकल फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रहा है अल्लाह भला करे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या दे रहा है मेरा बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ऑप्शन नंबर 5 या डी जो आ रहा है आपके पास, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन। अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है आपसे, अगला सॉरी ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, लॉगरिथमिक फंक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है, इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक ही होता है।
अब देखने के ऊपर तो ये बहुत नॉर्मल सी बात लगती है, हर बच्चा शायद इसको पिक भी कर सकता है, मगर बहुत से बच्चे नहीं पिक करवाएंगे। तो आपको पहले तो चारों ऑप्शंस मालूम होने चाहिए। भाई लीनियर फंक्शन यानी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन है, एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस सी या एक्स प्लस टू या एक्स प्लस थ्री, कोई लीनियर फंक्शन गिवन है, भाई उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का सिमिलर होगा? कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। रेडिकल फंक्शन होता है स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, तो भाई स्क्वायर रूट वाले फंक्शन के डेरिवेटिव और रूट कभी सिमिलर हो सकता है? नहीं हो सकता। लॉगरिथमिक फंक्शन का जहां तक ताल्लुक है, तो भाई लॉगरिथमिक फंक्शन खाली डेरिवेटिव में एग्जिस्ट करता है, इंटीग्रेशन में तो लॉगरिथमिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो खाली ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है मेरा बेटा? एक और एमसीक्यूज देखिएगा यार, ये क्वेश्चन भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज में आ चुका है, स्पेशली एनईडी के अंदर, नर्स्ट के अंदर, यूईटी सेक्टर के अंदर, फास्ट के अंदर, एडवांस मैथ्स के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जानबूझ के। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू डीएक्स के ऊपर। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए परेशान हो जाओगे, बट अगर आपने मेरे बाय पार्ट्स के लेक्चर्स लिए हुए इंटीग्रेशन के, तो भाई मैंने सब चीज आपको करवाई हुई है। मैंने आपसे क्या कहा था मेरा बेटा? इंटीग्रेशन के अंदर ना तो एलएन के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ना इनवर्स के लिए कोई करता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि इनवर्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता इंटीग्रेशन के अंदर, तो इसका मतलब ये कि एग्जामिनर बाय पार्ट्स पे आपसे सॉल्व करने की फरमाइश कर रहा है, तो आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे वन सपोज कर लिया। अब इस फंक्शन को अपना u कंसीडर करोगे, इस फंक्शन को अपना v कंसीडर करोगे। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला होता है कि भैया u वाली टर्म को आपने एज इट इज लिख देना है, u वाली टर्म को आपने क्या करना है मेरा बेटा? एज इट इज लिख देना है। और सिंपल तरीके से v वाली टर्म के ऊपर, सिंपल तरीके से v वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन लेनी है, फिर लगाओगे नेगेटिव का सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई करोगे किसके ऊपर? u वाली टर्म के ऊपर, जो कि यहाँ पे साइन इनवर्स x है। इंटीग्रेशन लोगे v वाली टर्म के ऊपर, जो कि सिंपल 1 आ रही है, बाय dx का dx एज इट इज आ जाएगा। तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या बन गया है? साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x। क्लियर है? 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, माइनस का सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, और फिर 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी मेरा बेटा? 1 की इंटीग्रेशन होती है सिंपली x इंटू डी एक्स। क्लियर है मेरा बच्चा? अब देखो, अब अगर मैं इसको तरीके से लिख दूं तो क्या बन गया? ये बन गया x इंटू साइन इनवर्स x। तो भैया नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज। अगर आप इसको तरीके से देखो तो ये आपका बेसिकली क्या है? ऊपर x मौजूद है और नीचे क्या मौजूद है? रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। तो अगर मैं, वैसे मैं अगर इसी स्टेप में काम कर सकता था कि हम इस नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पावर जो अंडर रूट होता है पावर होता है हाफ, तो नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगा? नेगेटिव का हाफ इंटू डीएक्स, है ना भाई मेरा बच्चा? नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगा? नेगेटिव का हाफ बन जाएगा पावर के अंदर। तो गौर से देखो कि आपके पास बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला यूज करूं, तो बेस का बाहर डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव का 2x होगा। अब बाहर नेगेटिव का 2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले बोले आएंगे। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x, नेगेटिव का सिंबल, हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नेगेटिव 2 से डिवाइड करवाएंगे, तो क्या हो गया? इंटीग्रेशन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होल पावर में नेगेटिव का हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का 2x इंटू डीएक्स। तो हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे बेस का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया। तो अब सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का हाफ, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब सिंपल तरीके से नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा बेटा पॉजिटिव का हाफ डिवाइडेड बाय पॉजिटिव का हाफ, यानी कि जो भी पावर होती है उसको एक बार ऊपर लिखते हो एक बार नीचे लिखते हो। तो सिंपली आपके पास इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा x इंटू साइन इनवर्स x, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस का रूट के अंदर, क्योंकि हाफ बराबर होता है अंडर रूट के, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ रहा होगा। तो भाई आप सोच रहे होंगे सर क्या ये क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज में आता है? तो बिल्कुल मेरा बेटा, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया हुआ है नस्ट साइट के ऊपर। ये क्वेश्चन मैं नस्ट की किताब से आपको देख के पढ़ा रहा हूँ कि वहां पे मेरे पास ये पास पेपर्स के अंदर ये पर्टिकुलर एमसीक्यूज पूछा जा चुका है। तो भाई नस्ट साइट के ऊपर इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज कम आते हैं, मगर जो आते हैं बड़े मुश्किल और हैवी आते हैं। ऑल मुश्किल नहीं है भाई, मेरे शागिर्द के लिए मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हुई है। इंटीग्रेशन का ये एक और लेक्चर भी खाली आप लोगों की फरमाइश के ऊपर ही मैं बना रहा हूँ। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक की बात? अगर क्लियर है तो भी जल्दी से आगे मूव करते हैं। अच्छा तो बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग अपने एज ए होमवर्क ट्रीट कर सकते हो।
क्वेश्चन कह रहे हैं x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। तो भाई ये सिंपल आपके पास अगेन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो बेटा नस साइड के ऊपर तो बाय पार्ट्स से क्वेश्चन बेतहाशा आते हैं। इनफैक्ट हर यूनिवर्सिटीज के अंदर ये पूछे जाते हैं बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन, तो सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स से फॉर्मूले पे सॉल्व कर लोगे। अब मुझे क्वेश्चन करवाने की नीड पड़नी नहीं चाहिए। वैसे बाय द वे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो इसको आपने एज एन होमवर्क ट्रीट कर लीजिएगा, घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करिएगा। इसका आंसर सिंपल तरीके से आपके पास x इंटू ई की पावर x, इसका आंसर आ रहा होगा x इंटू ई की पावर x, नेगेटिव का ई की पावर x प्लस का c। बहुत मशहूर एमसीक्यू है, इसलिए आंसर इसका मुझे वैसे ही याद था। तो बहरहाल मैंने इसको वैसे आपको सॉल्व करवाया हुआ है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा भाई, अब जो एक नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है ना, बड़ा मजे का एमसीक्यूज है, और इस एमसीक्यूज को लिटरली आप एंजॉय करने वाले हो। ये क्वेश्चन आया था हमारे पास यूईटी साइड के ऊपर भी और नस साइड के ऊपर भी। कह रहा था इंटीग्रेशन, हमें लिमिट्स की वैल्यूज गिवन है और यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स गिवन है। कहा जा रहा है बताओ ये किसके बराबर है। यानी कि हमें एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का सिंबल गिवन है, उसकी लिमिट्स गिवन थी बी और ए, और कहा जा रहा था अगर एक फंक्शन एफ एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं तो किसके बराबर होंगे। अच्छा, यहाँ पे बस यही क्वेश्चन था, ऑब्वियसली यहाँ पे डीएक्स एग्जिस्ट करना चाहिए था, जो कि नहीं कर रहा था। यानी कि क्वेश्चन क्या आ रहा था, इंटीग्रेशन बी, एक अपर लिमिट बी थी, लोअर लिमिट ए थी, और एफ एक्स का एफ एक्स। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो, उसने हमें जानबूझ के यहाँ पे ये तो बताया हुआ नहीं है कि फंक्शन कौन सा है, तो हम अपनी मर्जी का फंक्शन देख लेंगे। यानी कि लेट सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास इस पे अप्लाई करने पे आंसर फाई आ रहा है। यानी कि जब मैंने एफ एक्स की इंटीग्रेशन ली तो मेरे पास वो कोई फाई आ गया, यानी कि एफ एक्स की इंटीग्रेशन फाई में कन्वर्ट हो गई। अब जो लिमिट्स होंगी जाहिर सी बात है यहाँ पे आ जाएंगी। जब लिमिट्स यहाँ पर आ जाएंगी तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर जाहिर सी बात होगा, एक दफा अपर लिमिट की वैल्यू डालूंगा अपने फंक्शन के अंदर और एक दफा लोअर लिमिट की वैल्यू डालूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था, सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, सिंपली ये आ रहा था, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है ए से लेके बी तक का। यानी कि आपको एक बेसिकली फंक्शन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर अगर आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है तो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा। भाई जाहिर सी बात, उस फंक्शन के ऊपर जब मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा तो किसी न किसी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट सपोज आंसर मेरे पास आ रहा है इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद फाई के बराबर। अब जाहिर सी बात है, चूंकि हमें लिमिट्स भी आ रही है तो लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे। लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, जो भी आपका फाई का फंक्शन होगा उसमें एक दफा अपर लिमिट डालोगे माइनस लोअर लिमिट डाल दोगे। क्लियर है मेरा बेटा, आसान सी बात है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इसको हमारे मुल्क के, यार क्या मसले की बात है। अच्छा भाई, एक और एमसीक्यूज देखिएगा, ये एमसीक्यूज थोड़ा टफ लगेगा आपको क्योंकि पास्ट पेपर्स के अंदर ये आपको बड़ा देखेगा भी, और बड़ा मजे का एमसीक्यूज है। कहता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने इंटीग्रेशन अप्लाई करूं, अगर मैं तुम्हारे सामने इंटीग्रेशन अप्लाई करूं ऐसे फंक्शन के ऊपर, अगर मैं तुम्हारे सामने इंटीग्रेशन अप्लाई करूं ऐसे फंक्शन के ऊपर, तो बताओ ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होगी ये किस सूरत के अंदर पॉसिबल होगी। आगे उसने चार ऑप्शन दे दिए, ये बताओ किस सूरत हाल के अंदर पॉसिबल होगी। पहला ऑप्शन उसने दिया कि प्रोडक्ट रूल के ऊपर पॉसिबिलिटी मिलेगी इसकी। पहला उसने ऑप्शन क्या दिया कि बताओ क्या ये प्रोडक्ट रूल पे पॉसिबल है। दूसरे ऑप्शन पे उसने कहा कि चलो बताओ क्या ये चेन रूल पे पॉसिबल है। और तीसरे ऑप्शन पे उसने कहा कि बताओ ये डबल रूल पे पॉसिबल है। ओके, एंड द फोर्थ ऑप्शन वाज नेगेटिव, ये नन ऑफ दीज कह लो आप। क्या कहा, नन ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन क्या था, नन ऑफ दीज। अच्छा मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, इट वाज नॉट डबल रूल, इट वाज डबल इंटीग्रल। अच्छा भाई, तो ये एक एमसीक्यू पेपर में पूछा गया कि आपको कहा जाता है कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है एक फंक्शन के ऊपर जिस फंक्शन में बेसिकली दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक वेरिएबल आ रहा है एक्स और एक वेरिएबल आ रहा है वाई। तो भाई बताओ इस पर्टिकुलर फंक्शन की इंटीग्रेशन इन चारों ऑप्शंस में से किस पे पॉसिबल है। पहला ऑप्शन प्रोडक्ट रूल। तो भाई रिमेंबर दिस थिंग कि इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, प्रोडक्ट बेस्ड फॉर्मूला एक होता है, प्रोडक्ट बेस्ड एक मेथड होता है। एग्जैक्टली फॉर्मूला भी उसको नहीं कहते, मेथड कह सकते हैं। तो उसके ऊपर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि भाई प्रोडक्ट रूल के ऊपर या प्रोडक्ट जो हमारा मेथड होता है उसके अंदर दोनों फंक्शंस का एक ही होना कंपलसरी है। यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शंस आपको गिवन है, अगर आप गौर करें, एक फंक्शन एक्स का गिवन है, एक वाई का गिवन है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल तो या पर्टिकुलर बाय पार्ट्स मेथड तो यहाँ पे फेल हो सकता है। देन कम्स द चेन रूल। चेन रूल हमारे पास यूजुअली इंटीग्रेशन साइड के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, तो चेन रूल भी फेल हो गया। हाँ, अब अगर आप अपना ऑप्शन नंबर सी देखो तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों करेक्ट ऑप्शन में डबल इंटीग्रल्स आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, चूंकि दो डिफरेंट तरह के फंक्शंस गिवन हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन के जिस मेथड का सहारा लेंगे वो मेथड कहलाता है डबल इंटीग्रल। तो इस एमसीक्यू का फाइनली आंसर क्या होगा, डबल इंटीग्रल होगा। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा भाई, एक और एमसीक्यू आ रहा था और ये एमसीक्यू जो बड़े मजे का है, कहता है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। ये एमसीक्यूज भी थोड़े मजे का है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। यानी कि एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि भैया एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो भाई एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फिगर आउट करेंगे। तो मेरा बच्चा देखो,
आपके पास सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स के ऊपर। आपके पास ये सिंपली क्या हो रही है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वन के ऊपर। और आपसे कहा जाता है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। अगर आपके पास x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1 गिवन है, यानी कि बेसिकली आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स की वैल्यूज भी दी हुई है, तो हम किस तरीके से फिगर आउट करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो एमसीक्यूज आ रहा है बड़े ही मजे का है कि भाई आप किस तरीके से इसको फिगर आउट करो, किस तरीके से फिल्टर आउट करो। तो आपको बेसिकली एरिया अंडर दी कर्व फाइंड आउट करना है। तो देखो आपको लिमिट्स गिवन है, सिंपल तरीके से अपर लिमिट चूंकि हमेशा बड़ी होती है और लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है, तो हमने पहले लिमिट्स की वैल्यूज डाल दी और मेरे पास फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स का। ओके, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दो एक्स स्क्वायर प्लस वन के ऊपर। तो मेरा बेटा इंटीग्रेशन जब एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगी, जाहिर सी बात है ना, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर पे अलग अप्लाई होगी, वन पे अलग अप्लाई होगी। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। और फिर वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी मेरा बेटा, वन की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स। तो जो भी आपकी लिमिट्स आ रही है उसको एक ही दफा हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। अब सिंपल तरीके से आपने क्या काम करना है, जब आपने एक दफा अपनी इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया, अब आपने लिमिट्स को अप्लाई करना है। तो सिंपल तरीके से आपने क्या करोगे, क्या फॉर्मूला होता है लिमिट्स अप्लाई करवाने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां आपका फंक्शन आ रहा है वहां पे अपर लिमिट एक बार डाल दोगे, वहां पे एक बार क्या डाल दोगे, अपर लिमिट, माइनस का सिंबल। अब जहां जहां आपका फंक्शन आ रहा है वहां पे एक दफा लोअर लिमिट की वैल्यू डाल दोगे मेरा बेटा, किसकी डाल दोगे, लोअर लिमिट की वैल्यू को। एक दफा वहां पे किसकी डाल दोगे, वैल्यू लोअर लिमिट की। तो इसको सिंप्लीफाई करवा लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करवा लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का ब्रैकेट ओपन करवा के सॉल्व करना, जो ओपन करवा के सॉल्व कर लो। ये क्या बन जाएगा वैसे, 3 1 3 और 1 4/3 बन जाएगा, नेगेटिव का 4/3। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में ये बन रहा होगा, 3 1 3 हो जाएगा, ऐसे लेने पर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। सही है ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो, 3 4 12 12 प्लस 64 एंड सो ऑन। जब इसको पूरा कंप्लीटली सेटिस्फाई करवा लोगे, सॉल्व करवा लोगे, तो आपके पास फाइनली आई बिलीव जो आंसर आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, 12 64 प्लस 12, देन आपके पास ये हो गया 76 माइनस का 4 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा, सिंपली 24 आ जाएगा। क्वेश्चन का सिंप्लीफाई करवा लोगे तो मेरा बेटा आपके पास फाइनली एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएगा, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात इस क्वेश्चन के अंदर, कोई परेशानी की बात इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा भाई, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के एनईटी साइड पे भी दिए जाते हैं जहां पे कैलकुलेटर अलाउ होता है और बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे ने तो कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक सीखी हुई होती है। खुदारा अगर तुम में से कोई बच्चा कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक सीखने की तरफ जा रहा है तो अपने मुंह पे रख के चमाट मार लेना। और जो टीचर तुमसे बात कर रहे हैं कैलकुलेटर के ऊपर शॉर्ट ट्रिक सीख लो, आसानी हो जाएगी बेटा, वो गलत टीचर है, वो इंसान सही नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बच्चा कैलकुलेटर बहुत दफा छीन लिया जाता है, या बहुत सी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो अगर तो आप एनईटी के अलावा कहीं और भी अप्लाई कर रहे हो, प्यास के अलावा कहीं और भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई कैलकुलेटर को हाथ ना लगाओ, क्योंकि कैलकुलेटर आपकी सलाहियतों को वीक कर देगा। कोशिश ये करनी है भाई, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पढ़ रहे हो या अगर आप मुझसे फिजिकली पढ़ रहे हो, तो भाई मैं आपको हमेशा कैलकुलेटर के बगैर की मैथ सिखाता हूँ। तो आपने हमेशा कैलकुलेटर के बगैर काम करना है, कैलकुलेटर के बगैर आपको जो मैथ सीखने का मजा मिलेगा, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली डिफिकल्टी होगी, बट आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रिप आ जाएगी उसके ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा। तो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ने 0 इंफिनिटी की, और आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डीएक्स का डीएक्स। ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। आपसे कहा जाता है कि आपको इस फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन लेनी है। कैसे सॉल्व करेंगे इस फंक्शन को, क्या पर्टिकुलर मेथड होगा सॉल्व करने का, बहुत ही आसान तरीका, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं उसको हमारे मुल्क के। अब देखो भाई, आपको कहा जा रहा है कि इस फंक्शन को सॉल्व करना है। आपको याद हो ना याद हो कि मैंने आपको एरिया अंडर दी, या फिर सॉरी, आपको मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्मुलाज सिखाए थे, आई होप कि आपको याद होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्मुलाज में मैंने आपको ये फॉर्मुला एक सिखाया था। कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू डीएक्स, ये बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के। तो भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है, मैंने सारी बड़ी मेहनत करके मेरा बच्चा इंटीग्रेशन आपको गोल के पिलाई हुई है ना भाई। तो फॉर्मुला मैंने आपको सिखाया हुआ है, सिंपल तरीके से फॉर्मुला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक्स क्या है, ये रहा फंक्शन, यहाँ पे आपका ए क्या है, 1 के बराबर है। तो सिंपल तरीके से फॉर्मुला अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1। और फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। आगे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है मेरा बच्चा सिंपल तरीके से किसके बराबर, एक्स से बराबर ही आ रही है, और ए की वैल्यू आ रही है 1 के बराबर। सही है ना मेरा बेटा।
जो लिमिट्स आ रही हैं वो लिमिट्स यहाँ पर आ गई। तो भाई सिंपल तरीके से यानी कि आपकी लिमिट्स बेसिकली अप्लाई हो रही है टेंजेंट इनवर्स एक्स के ऊपर। एक जीरो गिवन है और एक इन्फिनिटी गिवन है। बहुत ही आसान चीज, बहुत ही बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। तुम्हें याद हो ना याद हो, सॉल्व कैसे करना है भैया, लिमिट्स को कैसे अप्लाई करवाओगे। एक दफा डाल दोगे अपर लिमिट की वैल्यू, फिर एक दफा माइनस का साइन लगाकर डाल दोगे ओरिजिनल फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट की वैल्यू। तो भाई टेंजेंट इनवर्स जीरो किसके बराबर होता था, टेंजेंट इनवर्स जीरो। भाई जीरो के ऊपर टेंजेंट जीरो तुम्हें क्या वैल्यू देता है, जीरो के ऊपर टेंजेंट जीरो तुमको क्या वैल्यू देता है, जीरो देता है ना भैया, क्या देता है, जीरो देता है ना भाई। टेंजेंट इनवर्स जीरो, टेंजेंट इनवर्स जीरो 0 डिग्री के बराबर होता है। और फिर टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भैया, 90 डिग्री के बराबर होता है। अब देखो तुम्हें याद हो ना याद हो, तुम्हें याद हो ना याद हो कि भैया 90 डिग्री होता क्या है, पाई बाय 2 होता है। क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो जीरो माइनस का पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा। जीरो माइनस का पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व करोगे। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है हमारे मुल्क के, मगर ढंग के टीचर से पढ़ने के बाद। ये बात ध्यान में रखिएगा। ट्यूशन वाली बाजियों को 500 रुपए देके पढ़ने वाली कौम कैसे पढ़ सकती है ढंग के टीचर से, सिंपल सी बात है भाई। बचपन से बच्चा ट्यूशन वाली बाजी के पास जाता है, अपने सारे कॉन्सेप्ट बिगाड़ा करके आता है। एंड काइंडली करेक्ट दिस थिंग, ट्यूशन वाली बाजी डजंट मीन सिर्फ खवातीन, ट्यूशन वाले बाजी भी हमारे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बचपन से स्कूल लेवल से बच्चे के कॉन्सेप्ट्स का बिगाड़ा कर देते हैं। तो मैं उनके साथ खिलाफ हूँ। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात, आगे मूव करेंगे। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल में अब कोई मसला नहीं होगा, इस क्वेश्चन में अब कोई मसला नहीं होगा। अब इंशाल्लाह आप लोग इंटीग्रेशन में चीते बन जाओगे भाई, अब तो इंटीग्रेशन के अंदर चीते बन जाओगे, मुझे आइडिया है इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा भाई जल्दी से आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मुझे सर्च करने तो क्या क्वेश्चन था भैया। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मजे का क्वेश्चन आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा जरा जल्दी से। तो वो क्वेश्चन क्या है मेरा बेटा, वो क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन आपके पास अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, ओके अच्छा, इंटीग्रेशन आपके पास अप्लाई हो रही है सिंपल तरीके से एक फंक्शन के ऊपर, और आपसे कहा जा रहा है कि इक्वल टू के इस तरफ बराबर है क्या चीज, ln CSC। बहुत से बच्चे परेशान हो जाएंगे सर ये CSC क्या होता है, CSC x माइनस का कॉट x, और ये आपको क्वेश्चन गिवन है। यानी कि बेसिकली आपके पास जो मासूम सा सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है ना वो ये आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा। आपसे कहा क्या जा रहा है कि भैया बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपके पास आंसर किसके बराबर आएगा। आपसे सिंपली ये बात की जा रही है। अब ये जो क्वेश्चन बेटा मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये क्वेश्चन नस साइड के ऊपर एक बार नहीं आया, 10 दफा आ चुका है। ये क्वेश्चन एनईडी साइड के ऊपर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ चुका है। यूईटी लाहौर साइड चूंकि नस को बहुत फॉलो करते हैं, तो यूईटी साइड के ऊपर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। जीआई के आई का टेस्ट इतना हैवी नहीं होता, बट जीआई के आई के टेस्ट के अंदर भी ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन हमने बहुत दफा देखे हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, एनालाइज करो, फिर मुझे बताओ बात पल्ले पड़ती नहीं पड़ती। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन फंक्शन इनटू डीएक्स पे अप्लाई हो रहा है, जो कि बराबर है किसके, ln CSC के। मेरा बेटा CSC कहते हैं किसको कहते हैं, CSC कोसेक को कहते हैं, कोसिकेंट को हमारे पास कहते हैं CSC। CSC बेसिकली दी एब्रीविएशन है कोसिकेंट की, एंड कोसिकेंट इज नोन एज कोसेक। क्लियर है मेरा बेटा। तो एग्जामिनर ने जानबूझ के यहाँ पे कोसेक नहीं लिखा, वरना एग्जामिनर लिख सकता था कोसेक, मगर एग्जामिनर बाबला नहीं है, उसका उसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को कंफ्यूज करना, सही है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो लिखा हुआ है ना ये ln CSC माइनस कॉट, किसके बराबर होगा, ln CSC माइनस कॉट, यानी कि आपके पास बेसिकली गिवन है कि यार देखो हमने यहाँ पे तुम्हें ln cosec x माइनस cot x गिवन है। अब क्वेश्चन को एक दफा पढ़ो और मुझे बताओ क्वेश्चन पल्ले पढ़ रहा है नहीं पढ़ा, जल्दी से देख लो। भाई मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। अब मैंने जब क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देख के परेशान हो जाओगे, मगर बिलीव मी मेरा बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन हलवा है, हलवा। कैसे भाई, मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, बताओ भाई पढ़ाए थे ना मैंने, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नहीं पढ़ाए हुए तो खुदारा पॉइंट लेक्चर जाके देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाए हुए हैं, सही है। तो भाई मैंने आपको वहां पे इंटीग्रेशन पढ़ाई थी, सेक एक्स की क्या होती है, जल्दी से सोच के बताओ। सेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है मेरा प्यारा बच्चा, सेक एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है सिंपल तरीके से किसके बराबर, ln का ln आता है, और यहाँ पे आता है CSC, यानी कि आपके पास सेक एक्स की इंटीग्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले आता है आपके पास सेक खुद आता है, और फिर प्लस का टेंजेंट एक्स आता है, सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास सेक एक्स आएगा प्लस का टेंजेंट एक्स आएगा। यानी कि सेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन सेक एक्स के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, ln सेक एक्स प्लस का टेंजेंट एक्स। व्हाइल अगर आपको इंटीग्रेशन चाहिए किसकी, कोसेक एक्स की, अगर आपको इंटीग्रेशन चाहिए कोसेक एक्स की, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, ln कोसेक एक्स, ln कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, ln कोसेक एक्स माइनस का
cot x। तो सिंपल तरीके से आपके पास यानी कि cosec x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, ये होता है ln cosec x माइनस का cot x। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक की बात भी? आई होप क्लियर होगी। इसके अलावा मैंने आपको टेंजन का फॉर्मूला भी पढ़ाया था। इंटीग्रेशन के अंदर टेंजन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टेंजन एक्स का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से ln sec x होता है, प्लस का सी ऑब्वियसली सबके साथ आएगा, मैंने लिखा नहीं है बट ऑब्वियस सी बात है। और cot x का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा इंटीग्रेशन के अंदर? ये होता है हमारे पास सिंपल तरीके से ln sin x। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये चार चीजें मैंने आप तमाम लोगों को पढ़ाई हुई है। अब देखो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन एक फंक्शन पे अप्लाई हुई है, अप्लाई होने की सूरत में आपके पास ये आंसर आ गया है, तो बताओ फंक्शन कौन सा होगा? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने भेजे को यूज करना है। अल्लाह मियां ने जो ऊपर तरबूज दिए ना सर के ऊपर, है ना, उस तरबूज को आपने यूज करना है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंटीग्रेशन एक फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, अप्लाई होने की सूरत के अंदर आंसर तुमको ये मिल रहा है, तो बताओ फंक्शन क्या होगा? भाई जाहिर सी बात है, फॉर्मूला कोसेक एक्स का लिखा हुआ है, तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? आंसर आ जाएगा सी एस सी एक्स प्लस का सी, या फिर आसान भाषा के अंदर तुम्हारा आंसर क्या होगा? कोसेक एक्स प्लस का सी। मेरा बेटा सी एस सी बेसिकली कोसेक को ही कहते हैं, कोसिकेंट को कहते हैं, तो एक ही चीज है। क्लियर है मेरा बेटा? तो आंसर क्या आ जाएगा? कोसेक एक्स प्लस का सी। खाली आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आपने एक दफा क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया, क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? तो अब यहाँ पे अपने एक और क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, और अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, $1 बिलियन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 3x+1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 इंटू dx। कहा जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरा बेटा अगर आप गौर करो तो भाई ये क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि मेरा बेटा पावर फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला, एलसीएम मेथड, जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, आप इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो भाई इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूजुअली हमारे पास नस साइड पे पूछा जाता है, या एनईडी साइड के ऊपर, या यूनिटी साइड के ऊपर, या फास्ट साइड के ऊपर इतना से नहीं आता, बहरहाल एनईडी नस साइड के ऊपर ज्यादा आता है। अच्छा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पार्शियल फ्रैक्शन डिफरेंट तरीकों से आता है। अब फॉर एग्जांपल एनईडी साइड के ऊपर जब पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो बड़े हल्के लेवल के ऊपर आता है, सिर्फ आपको केसेस डिटरमाइन करने होते हैं। मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की अपनी वीडियो में समझाया हुआ है आप तमाम लोगों को। वाइल जब ये नस साइड के ऊपर आते हैं तो मेरा बच्चा नस साइड के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन जब दिया जाता है तो उसको, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नस साइड पे आया था, तो इससे आपका फाइनल आंसर तक मांगा हुआ था। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ये बड़ा क्वेश्चन है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपने, अगर आपके पास ये नस के पेपर में गिवन है तो आपने इसको स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं करना। आपने कोशिश करनी जब आपको पूरा पेपर सॉल्व हो जाए उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने पे जाओगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने की शॉर्टकट नहीं होती। आप इसको सॉल्व करने पे जाओगे तो आपको मजबूरन इसको सिंपलीफाई बेसिक मेथड के ऊपर तरीके से करना पड़ जाएगा। अब कैसे सिंपलीफाई करोगे? आपको साफ दिख रहा है, अगर आपने मेरी पार्शियल फ्रैक्शन वाली वीडियो देखी हुई तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे 3x प्लस का 1 ऊपर एडिड रहने दीजिए, नीचे वाली टर्म को फैक्टर में पहले कन्वर्ट करवा लेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, फैक्टर आ जाएंगे आपके पास। फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे होंगे? आई बिलीव -3 और आपके पास प्लस का 2x होगा। अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करता हूँ तो फैक्टर्स आ जाएंगे मेरे पास, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इंटू dx का dx। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ये हो जाएगा 3x प्लस का 1। नीचे फैक्टर्स को ब्रेक कर देंगे तो फैक्टर्स ब्रेक हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस 3। हमने पहली वाली दो टर्म्स में से x की वैल्यू कॉमन ली है, और दूसरी वाली टर्म में से हम लोग माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सॉरी, हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सिंपली x माइनस का 3 फैक्टर आ जाएगा एक और। तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या बन गया? ये बन गया इंटीग्रेशन 3x प्लस 1। नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा? नीचे डिवीजन में आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 3 इंटू dx का dx एज इट इज। तो भाई ये आपके पास फाइनली पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। सही है ना? ये पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? ये कौन सा केस आ रहा है? केस नंबर 1 आ रहा है कि आपके पास डिवीजन में ऐसे दो फैक्टर्स गिवन है जो आपके पास बेसिकली लीनियर फॉर्म में है, डिफरेंट है, तो हमारे पास केस नंबर 1 है। इसको सिंपली कंपेयर करवा देंगे हम। कंपेयर कैसे करवाएंगे? जितने भी नीचे डिवीजन में फैक्टर्स आ रहे होते हैं उन सबके ऊपर एक एक वेरिएबल सपोज कर लिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा? a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस का b डिवाइडेड बाय x माइनस का 3। इस तरीके से हमने दो फैक्टर्स को आपस में एज्यूम कर लिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x प्लस 1। नीचे होल डिवीजन में हमारे पास यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एज इट इज रहेगा।
इक्वल टू पे इस तरफ आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x+2 इंटू एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस का b इंटू एक्स प्लस का 2। इस टर्म से टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3x प्लस का 1, क्या बन जाएगी मेरा बेटा, ये हो जाएगी हमारे पास 3x प्लस का 1 इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस का 3 प्लस का b इंटू एक्स प्लस का 2। तो ये हमारे पास हमारी एक इक्वेशन बन रही होगी। यहाँ से अपनी फैक्टर्स की वैल्यूज को आप निकालोगे, लेट सपोज आपके दो फैक्टर्स थे, एक फैक्टर है x+2 इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर है x-3 इक्वल टू 0। यानी कि आपकी एक x की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव का 2 और एक x की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव का 3। आई वुड सजेस्ट यू गाइस, अगर किसी बच्चे ने मेरी पार्शियल फ्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो बेटा पहले जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे आपको ये क्वेश्चन समझ में उतना ऐसे परफेक्टली नहीं आएगा कि मैं किस केसेस की बात कर रहा हूँ, किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी एक इंटीग्रेशन के अंदर आपको इसी इंटीग्रेशन की ई कैट मैथ्स की वीडियो होगी जिसमें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पूरा का पूरा पार्शियल फ्रैक्शन खाली 30 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन नस के पास पेपर में आया हुआ था इसलिए मैं क्वेश्चन को खाली सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ। एनईटी साइड के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन का यूजुअली यहीं तक का होता है, बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि एनईटी साइड वाले पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने दे नहीं सकते, बेटा वो भी दे सकते हैं। तो आपको तैयारी इसलिए करनी चाहिए उसकी भी, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन जरा सिंप्लीफाई करवा देता हूं। बट काइंडली इस लेक्चर को जाके पार्शियल फ्रैक्शन देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट इजीली मिल जाएगा। बहरहाल इस कॉन्सेप्ट को अगर फर्दर हम समझ सकते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यूज बारी बारी ऊपर डलवाओगे जिसके ऊपर आपको ए और बी की वैल्यूज मिल रही होंगी। तो भाई एक्स की वैल्यू जो -2 डलवाऊंगा तो सूरत के अंदर ये वाला फैक्टर तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -6 प्लस का 1 और ए क्या हो जाएगा, -2 -3 किसके बराबर हो जाएगा, -5 के बराबर, और बी वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी क्योंकि -2 + 2 खत्म हो गया तो बी वाली टर्म जीरो हो गई। तो ए की वैल्यू क्या आ रही होगी, -6 + 1 इट विल बी -5। तो -5 से -5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास जाहिर सी बात है ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या कहा मैंने मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 1 आ जाएगी। -5 से -5 मुझे साफ दिख रहा है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सेकंड एक्स की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट करवा दो, एक्स की वैल्यू 3 इक्वेशन में पुट करवाओगे तो ए वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस का 1 इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, बी का बी और 3 + 2 5, तो 5 1 5 एंड 5 2 9 + 1 10। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सिंपल तरीके से बी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब जो ए और बी की वैल्यूज आई है बेसिकली उनको उठा के वापस इक्वेशन में डाल दोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 डिवाइडेड बाय x+2 प्लस का सिंबल, b की वैल्यू क्या आ रही है, 2 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू dx। तो मेरा बच्चा सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने पे जाओगे तो इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय x+2 के ऊपर इंटू dx के ऊपर, प्लस का सिंबल एक दफा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू dx के ऊपर। तो मेरा बच्चा 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय x+2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, नीचे वाली टर्म का ऊपर चूंकि डेरिवेटिव बन रहे तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ln x प्लस का 2 प्लस का सिंबल एज इट इज, और यहाँ पे भी नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, x-3 के ऊपर डेरिवेटिव 1 होना चाहिए जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। 2 कांस्टेंट टर्म है बाहर शिफ्ट करवा देंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, ln x माइनस का 3 प्लस का c। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा मेरा बेटा। ये क्वेश्चन नस साइड पे आया हुआ था इसीलिए मैंने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवा दिया। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में मसला होता तो मुझसे वो क्लास में पूछ सकता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई किया। नहीं तो काइंडली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बेटा मेरी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर जब आप इंटीग्रेशन के लेक्चर्स देख रहे होगे तो वहां पे आपको वीडियो लेक्चर मौजूद है पार्शियल फ्रैक्शन का 30 to 35 मिनट्स का, काइंडली इसको वॉच आउट कर लीजिएगा। उसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैंने किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व किया हुआ है। क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा पाकिस्तान भर से भी मौजूद होता है क्लासेस के अंदर तो ऑब्वियसली उन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी भी होती है। अच्छा ये बात सिर्फ मैंने उस बच्चे के लिए खुदारा कही है जो पार्शियल फ्रैक्शन चॉइस पे छोड़ के गया हुआ होता है। आई होप कि मेजॉरिटी अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन इंटर लेवल के ऊपर अपने फेडरल लेवल के ऊपर पंजाब बोर्ड में पढ़ी भी होगी, तो उन बच्चों के लिए कोई मसला नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहे हैं ना सर आपने क्वेश्चन में करवा क्यों दिया, अगर आपने बताना नहीं था, तो मेरा बेटा मैंने इसलिए क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा मेरे पास पाकिस्तान भर से बैठा हुआ होता है। तो उन बच्चों के लिए मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि भाई उनको तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या काम किया है। बाकी जिन बच्चों ने अगर चॉइस से पार्शियल फ्रैक्शन छोड़ी थी उन्हें मसला हो रहा है तो भाई आपने कुछ भी नहीं करना, आपने खाली उस वीडियो को जाकर देख लेना, आपको पूरा पार्शियल फ्रैक्शन का कांसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मेरा बेटा सबसे पहले आपने नीचे वाले फैक्टर्स को ब्रेक करा, नीचे वाले फैक्टर्स को ब्रेक करने के बाद आपने क्या काम किया, इन फैक्टर्स को आपने ब्रेक करा। फैक्टर्स को ब्रेक करने के बाद बेसिकली आपने मिडिल टर्म ब्रेक करवा के यहाँ पे दो फैक्टर्स बना लिए। अब बेसिकली फायदा क्या हुआ आपके पास, यहाँ पे नीचे आपके पास दो इंडिविजुअल और डिफरेंट फैक्टर्स आ गए। तो आपने यहाँ पे फिर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करा। ये जो मैंने काम किया पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये सारा $1 मिलियन का काम था ये वाला काम। तभी भी आपके पास अगर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं
और लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो वहां पे हम केस नंबर 1 यूज करते हैं। केस नंबर 1 ये कहता है कि जितने भी लीनियर डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं उनको बारी बारी आप डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर सपोज करवा लोगे। यहाँ पे चूंकि 2 फैक्टर आ रहे थे, इसमें a डिवाइडेड बाय फैक्टर आ गया, b डिवाइडेड बाय फैक्टर आ गया। अब आपने करना ये होता है कि आपने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले टर्म कैंसिल आउट हो गई और आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब आपने बारी बारी फैक्टर्स की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है ताकि आपके पास फाइनली इन वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाए। आपके पास बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस के अंदर जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करने का होता है। एक दफा आपके पास अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई तो आपने सिंपल तरीके से इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेते हो। तो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड होता है उसके अंदर सारे के सारे पैसा, सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने का है। तो आपके पास कभी भी नेक्स्ट लेवल पे अगर क्वेश्चन आएगा मेरा बेटा, तो केस 1 केस 2 हद से ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा मुश्किल केसेस नहीं आते। तो आपने खाली इनको अपने पक्का करना है और इन कॉन्सेप्ट को लाजमी समझना है। तो यहाँ पे आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो हम यहीं पे आज के लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। आई होप आपको ये इंटीग्रेशन के पास पेपर का एक स्पेशल लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आपकी काफी सारी जो क्वेरीज होंगी, मसले मसाइल होंगे। ऑल्दो मैंने इंटीग्रेशन के इतने सारे लेक्चर्स लिए हैं, मुझे स्टिल लग रहा था कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो खूबसूरत से शागिर्द हैं, मेरे जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो फिर भी परेशान चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि यार आपकी आसानी करने के लिए, आपको कुछ आसानियां पैदा करने के लिए आपकी जिंदगी के अंदर एक इंटीग्रेशन का और लेक्चर डाल दूं। और ये जो लेक्चर था किसके ऊपर था? पास पेपर बेस्ड एमसीक्यूज के ऊपर था, ताकि वो तमाम की तमाम क्वेरीज जो आपके जहनों में हैं वो जहनों से आपके दूर हो जाएं और आप आराम से चिल होकर अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सको इंशाल्लाह। तो यही बस लेक्चर को इख्तिताम पजीर करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग।